हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकिता आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहाँ आपको मिलता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद सो मेनी टॉप कोर्सेज। सीबीएसई, यूपी, एमपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान बोर्ड, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए ये सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं और वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी स्टूडेंट्स, इनमें से किसी भी कोर्स के लिए आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो आप सभी को ज़रूर से ज़रूर उठानी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स या ई नोट्स चाहिए तो उनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये जो ई नोट्स हैं स्टूडेंट्स, वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में और प्रैक्टिस सेट्स के साथ अवेलेबल हैं, तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। इसीलिए इनकी पूरी जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को ज़रूर से ज़रूर क्लिक करें, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बाद हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जो कि है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी MCQs ऑफ द चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो चलिए स्टूडेंट्स, जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं, हम जब भी MCQs करते हैं तो हमेशा सेट ऑफ 5 के अकॉर्डिंग करते हैं। यानी जैसे ही हमारे 5 क्वेश्चंस हो जाते हैं, हर 5 क्वेश्चंस के बाद हमें बताना होता है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस में से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस के आंसर्स आपने सही दिए हैं। तो ये भी आपको करते हुए चलना है और साथ ही साथ हर क्वेश्चन का आंसर तो आपको आइडेंटिफाई करना ही करना है। अगर एक्सप्लेनेशन, समरी ये सब अगर अच्छे से देखा है तो आई एम 100% श्योर कि आपको इसमें आइडेंटिफाई करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। राइट स्टूडेंट्स, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम वेयर डिड द शिप सेल फॉर द वॉयज, यानी जो ये वॉयज की शुरुआत की थी, this 37-year-old businessman and his wife Mary with their children Jonathan and Suzanne, जब ये इस पूरी फैमिली ने जो वॉयज की शुरुआत की थी वो कहाँ से करी थी, किस जगह से करी थी? अमेरिका से, मैक्सिको से, जर्मनी से या फिर प्लायमाउथ इंग्लैंड से? तो कहाँ से शुरू करी थी स्टूडेंट्स? जो शुरुआती जो स्टेंजाज हैं इस चैप्टर के, जो शुरुआत ही हुई थी, वहीं पर ही हमें पता चल जाता है कि इन्होंने कहाँ से शुरुआत करी है। और जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, प्लायमाउथ इंग्लैंड से। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है? इट इज़ वेरी इजी, बट ये बात हमेशा ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, MCQs जो होते हैं वो सिर्फ MCQ टाइप के क्वेश्चंस ही सॉल्व करने में हेल्प नहीं करते एग्जाम्स में। इनफैक्ट आपकी बहुत हेल्प होती है जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर भी दे रहे होते हैं। तो आपको, चूँकि ये इन्फॉर्मेशन ही तो होती है ना, तो कल को जब आपको अगर क्वेश्चन आ जाए कि उन्होंने अपनी सेल की जो शुरुआत करी उसके बारे में कुछ ब्रीफ में बताइए, तो आप ये इन्फॉर्मेशन भी तो उसमें लिखेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने का सबसे अच्छा तरीका होता है MCQs। राइट, चलिए पहला हो गया। होपफुली आपने डी ऑप्शन ही सेलेक्ट किया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डिड द ऑथर डिसाइड टू गो फॉर अ राउंड द वर्ल्ड वॉयज? मतलब ये पूरी दुनिया का जो एक चक्कर काटना है ये समुद्री यात्रा के द्वारा, ये ऑथर के मन में आया क्यों वो ऐसा करना चाहता था? क्योंकि ये तो पता ही है उसको कि ये आसान नहीं है, मुश्किल ही होने वाला है, इतना इजी नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसने ये डिसीजन लिया। क्यों? ऑप्शंस हैं, टू डुप्लीकेट द वॉयज मेड 200 years ago बाय कैप्टन जेम्स कुक, यानी 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने भी ऐसी ही एक वॉयज की थी, यानी पूरी दुनिया का उन्होंने भी एक चक्कर काटा था समुद्री यात्रा द्वारा, तो वो भी वही करना चाहते थे। जो हमारे ऑथर हैं वो भी ये करना चाहते थे इसलिए। दूसरा, टू सी द वर्ल्ड, ये दुनिया देखने के लिए। सी, टू सेटल डाउन इन डिफरेंट कंट्री, दूसरे देश में सेटल डाउन होने के लिए यानी बस जाने के लिए। या फिर डी, टू शो हिज चिल्ड्रन द वर्ल्ड थ्रू शिप, यानी अपने बच्चों को शिप से दुनिया कैसी नज़र आती है वो ये बताना चाहते थे, उनको दिखाना चाहते थे कि शिप से दुनिया कैसी नज़र आती है। इनमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा स्टूडेंट्स? टू बी ऑनेस्ट, इट इज़ वेरी ईजी, बहुत ही आसान है। अगर आपको याद है तो जेम्स कुक ने भी, कैप्टन जेम्स कुक जो है, उन्होंने भी समुद्री यात्रा द्वारा पूरा का पूरा ये चक्कर काटा था दुनिया का, और इससे बहुत इंस्पायर्ड थे ऑथर और उनकी वाइफ, और इसीलिए अपनी फैमिली के साथ ये लोग इस वॉयज को करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे और काफ़ी टाइम से इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे थे, यानी ट्रेनिंग ले रहे थे। आई होप स्टूडेंट्स ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, कहीं कोई डाउट नहीं है। शुरुआत में ही आपको बता देती हूँ, कहीं कोई डाउट नहीं रहने देना है। इन केस कहीं कोई डाउट रह भी जाता है तो आपको क्या करना है?
आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ लेना है, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स को क्लियर करूंगी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द ऑथर? इनका ऑक्यूपेशन क्या था? तो अगेन बिजनेसमैन थे, सेलर थे प्रोफेशनली, टीचर थे, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं? पहले ही एक्सट्रैक्ट में आंसर दिया गया है दैट ही वाज अ बिजनेसमैन, और पूरा सेंटेंस क्या है? अ 37-year-old बिजनेसमैन। तो ये पूरा भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो यानी बहुत अगेन डायरेक्ट फ्रॉम द टेक्स्ट है, ठीक है, घुमा फिरा के या उस तरीके का आंसर नहीं है, डायरेक्ट आया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज, व्हाट वाज द नेम ऑफ द शिप ऑफ द ऑथर? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये भी मालूम होनी ही चाहिए, मैंने एक्सप्लेनेशन और समरी के दौरान भी आपको बताई थी। तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या है? अमेजॉन, वेव वॉकर, वेव शिप या सेलर शिप? और जो सही आंसर है वो है हमारा वेव वॉकर, राइट? वेव वॉकर, और वो कैसी शिप थी? 23 मीटर लॉन्ग, यानी 23 मीटर लंबी थी, और उसको रफेस्ट वेदर में भी टेस्ट किया जाता था कि वो सरवाइव कर पाती है या नहीं, उसमें कितने डैमेजेस हो पाते हैं, उसमें मतलब उस शिप में कितनी सहन शक्ति है या कितनी स्ट्रांग है वो शिप। तो उसके लिए मतलब खुद तो ट्रेनिंग ले ही रहे हैं, शिप की भी ट्रेनिंग करवा रहे हैं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट पार्ट ऑफ द जर्नी वॉज प्लेजेंट फॉर देम? प्लेजेंट मतलब सुखद। तो कौन सी जर्नी थी इस वॉयज की जो उनके लिए काफ़ी अच्छी, सुखद थी, रिलैक्स थी? जिसमें फर्स्ट लेग फ्रॉम इंग्लैंड टू केप टाउन, जो शुरुआती ही दौर था ना, जो सबसे पहले जहाँ से शुरुआत करी थी और केप टाउन तक जो ये पहुँचे थे, तो पहला जो फेज था जर्नी का वो बहुत अच्छा था। सेकंड है लास्ट पार्ट ऑफ द जर्नी, सबसे आखिरी हिस्सा जो था जर्नी का वो फर्स्ट फ्यू मंथ्स, शुरुआती कुछ महीने, या फिर नेवर, यानी इस पूरी जर्नी में ऐसा कहीं पे वो मौका आया ही नहीं कि इनको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा हो कि वाह क्या जर्नी थी, नहीं, ऐसा कहीं कोई एक्सपीरियंस नहीं आया। तो सही आंसर इनमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा स्टूडेंट्स? सो वी नो वेरी वेल दैट फर्स्ट लेग फ्रॉम इंग्लैंड टू केप टाउन इज द करेक्ट आंसर। यानी उनका जो शुरुआती जो सफ़र था वो बहुत अच्छा था, क्योंकि ये जो रूट है ना वो बहुत आसान है, आसान तो नहीं कहना चाहिए लेकिन सही रूट है जिसे हैंडल किया जा सकता है, इतने रिस्क नहीं है यहाँ पर, राइट? जो मुश्किल रूट था, या मुश्किल भी नहीं कहना चाहिए, सबसे ज़्यादा मुश्किल रूट, इस दुनिया का सबसे ज़्यादा रफेस्ट रूट जो था वो था सदर्न इंडियन ओशन, वो था मुश्किल। तो वहाँ पे तो वो तो मुश्किल क्या था, जान पर ही बनाई थी, तो वहाँ काफ़ी समस्या हुई थी, राइट स्टूडेंट्स? यहाँ तक अच्छे से क्लियर है? हमारा फर्स्ट सेट ऑफ 5 हो गया है। बताना मत भूलिए कि 5 में से कितने क्वेश्चंस का सही आंसर दिया है आपने। ये है हमारा सेकंड सेट ऑफ 5, और जो 6th क्वेश्चन है वो है, व्हाट वर द नेम्स ऑफ द 2 crewmen whom the author hired? मतलब जिनको हायर किया था ना, यही सदर्न इंडियन ओशन में आगे बढ़ने के लिए मदद की ज़रूरत थी, तो और मेहनत लगेगी और सपोर्ट लगेगा, तो फिर इन्होंने क्रूमैन हायर किए थे। तो कौन कौन करे थे? शेली एंड केबल, लैरी विजल एंड हर्ब सेगलर एंड शेली कूपर, लैरी विकल एंड एडम मोर। यहाँ पे जो सही ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है, एक अमेरिकन व्यक्ति था और एक स्विस था, मतलब स्विट्ज़रलैंड का। कौन थे वो? एक था हमारा लैरी और एक था हर्ब, जिसे बाद में हर्बी भी एक जगह कहा गया था। आई होप स्टूडेंट्स ये भी आपको अच्छे से क्लियर है, कहीं पर कोई भी डाउट नहीं है, अच्छे से समझ में आ गया है। अगर हाँ तो आपने भी यही ऑप्शन लिखा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why did the author hire the 2 crewmen? अब यहाँ पूछा गया है कि 2 crewmen को हायर करने की ज़रूरत क्या पड़ी? वो लोग इंग्लैंड से लेकर केप टाउन तक तो अकेले ही सफ़र तय करके आए थे, तब तो किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो अब क्या हो गया था कि 2 और क्रूमैन की ज़रूरत थी। तो यहाँ देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। टू टेक रेस्ट फ्रॉम द लॉन्ग वॉयज, यानी इतना लंबा सफ़र तय करके आए हैं, इंग्लैंड प्लायमाउथ से लेकर यहाँ केप टाउन तक आए हैं, तो बहुत लंबा सफ़र तय करके आए। ऑल्दो ये जो ऑथर हैं उनको चलानी तो आती ही थी शिप, ऐसा तो है नहीं आती नहीं थी, अगर नहीं आती होती तो इतना लंबा सफ़र तय कैसे करते, लेकिन अब थक गए थे बेसिकली, तो कि भाई चलो किसी को हायर कर लेते हैं तो शिप चला लेगा। B. To help tackle one of the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean. जैसे थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा था कि सदर्न इंडियन ओशन जो है दुनिया का सबसे टफेस्ट वाटर रूट है, सी रूट है, राइट? तो वहाँ पे वो हैंडल करने के लिए कि भाई मुझे और सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हायर कर लेते हैं। थर्ड है बिकॉज ही कुड नो लॉन्गर सेल द शिप, अब वो और ज़्यादा शिप उससे चलाते नहीं बन रहा था ऑथर से, इसलिए। या फिर ही वॉन्टेड टू स्पेंड सम टाइम विद हिज फैमिली,
कि इतना समय हो गया मैं ही शिप चला रहा हूँ, तो अब मुझे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है और 2 लोग हायर कर लेता हूँ, वो शिप चलाते रहेंगे ताकि मुझे भी ब्रेक मिल जाए। जो सही आंसर है स्टूडेंट्स का वो है ऑप्शन बी, टू हेल्प टैकल वन ऑफ द रफेस्ट सीज, द सदर्न इंडियन ओशन। बहुत ही मुश्किल रास्ता है ये रूट और बहुत ही मुश्किल समुंदर है ये, राइट बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा तूफान आते हैं यहाँ पे, तो उसे हैंडल करना अकेले ऑथर की बस की बात नहीं थी। यस, मैरी वॉज देयर, लेकिन फिर भी एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत थी और इसीलिए क्रू मैन की ज़रूरत थी स्टूडेंट्स। नाउ यू टेल मी वन थिंग, हमारे पास ये क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में है, लेकिन क्या ये क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के तौर पे आ सकता है? हाँ कि ना? बिल्कुल आ सकता है। इसीलिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि एमसीक्यूज़ को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि आपको अपने जो दूसरे आंसर्स हैं, चाहे शॉर्ट आंसर टाइप हो या लॉन्ग आंसर टाइप हो, उनको बनाने में भी, आंसर्स जो लिखते हैं वो बनाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, राइट। तो होपफुली स्टूडेंट्स ये जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपको इम्पॉर्टेंट भी समझ में, उसकी इम्पॉर्टेंस समझ में आ रही है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन डिड द वेव्स स्टार्ट गेटिंग जाइगेंटिक, मतलब कब स्टार्ट हुई थी वेव्स का जाइगेंटिक होना। जाइगेंटिक का मतलब क्या होता है, मैंने बताया हुआ है आपको, इसका मतलब होता है जायंट, बहुत ही बड़े। तो यानी जो वेव्स हैं वो बहुत बड़ी और बहुत ऊंची वेव्स कब होने लगी थी? 25 ऑफ दिसंबर को, 2 ऑफ जनवरी को, नवंबर 30 या 30th ऑफ नवंबर को, या दिसंबर 31 को, कब होने लगी थी? वेल 31 ऑफ दिसंबर तक तो फिर भी सब कुछ स्टेबल तो नहीं कह सकते, लेकिन ठीक ठाक था। न्यू ईयर तक बेसिकली सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन जैसे ही न्यू ईयर गुजरा उसके बाद जो समंदर ने अपना रूप दिखाना शुरू किया है और अपना ये जो जाइगेंटिक वेव्स हैं उनके थपेड़े लगाए हैं, खतरनाक एकदम। तो कौन सी डेट को हुआ था? वो हुआ था 2 ऑफ जनवरी को, यानी जनवरी 2 को हुआ था स्टूडेंट्स। सो ये डेट्स भी आपको ध्यान रखनी है, ये मैंने एक्सप्लेनेशन के दौरान भी आपको बताया था कि डेट्स याद रखना ज़रूरी है इस चैप्टर में। डेट्स, डेस्टिनेशंस, ये सब ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, राइट। क्लियर है? आगे बढ़ें। क्वेश्चन 9 है, व्हाट डिड दे डू टू स्लो डाउन द बोट इन द स्टॉर्म, यानी इस आंधी तूफान के अंदर जो है बोट को स्लो करने के लिए, धीरे करने के लिए लोगों ने क्या किया, क्योंकि बहुत तेज़ रफ्तार से अगर बोट जाएगी तो इतनी तेज़ और इतनी ऊंची ऊंची लहरों से बोट को बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। तो स्लो करने की सोची, तो कैसे? स्टॉप सेलिंग, सेल करना ही बंद कर दिया कि आगे ही नहीं बढ़ेगी। ड्रॉप द स्टॉर्म जिब एंड लैश्ड अ हैवी mooring रोप, यानी जितनी जो रोप्स थी, हैवी रोप्स जो थी, उनको पीछे की तरफ ले गए शिप के और वहाँ पे लैश करना या वहाँ मारना या भारी तौर से पटकना शुरू कर दिया। जस्ट ड्रॉप द स्टॉर्म जिप को गिरा दिया। डिड नथिंग एंड वेटेड फॉर स्टॉर्म टू काम डाउन, कुछ भी नहीं किया और इंतज़ार किया कि कब ये जो इतना ज़्यादा आंधी तूफान आया हुआ है, इतनी ऊंची ऊंची जो लहरें उठ रही हैं और इतना ख़राब मौसम जो हो रहा है, अपने आप ही सुधर जाएगा। हमारा बस तो इस पर चलने से रहा तो अपने आप सुधर जाएगा। इस बात का वेट करते रहे हाथ पे हाथ रखे हुए। तो स्टूडेंट्स, इन्होंने हाथ पे हाथ नहीं रखा हुआ था, इनफैक्ट इन्होंने क्या किया था, ड्रॉप द स्टॉर्म जिब, जो स्टॉर्म जिब है उसे भी गिरा दी। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस, लेकिन सिर्फ यही नहीं किया था। तो यहाँ पर स्टॉर्म जिब भी गिरा दी थी और रस्से जो है पीछे ले जाके हुक्स पे या खूंटियों पे या स्टर्न्स पे बांधने लगे थे। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है? समझ में आया? आगे बढ़े। नेक्स्ट इज, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेकेंड सेट ऑफ 5। What was the first indication of disaster? मतलब डिज़ास्टर हो गया है, तबाही हो गई है, तो ये तबाही का आपको कब पता चलता है? सबसे पहला इंडिकेशन, सबसे पहली हिंट कब मिलती है? तो यहाँ पे देखिए, ए अराउंड 6 PM when winds dropped and sky grew darker, मतलब करीब 6 बजे के करीब जब जो विंड्स जो हैं वो रुकी और जो आसमान में बहुत भारी काले बादल छाने लगे, मतलब आसमान और काला होने लगा। Next is, next morning when the ship started creaking, C is when it started raining, या फिर D when winds were strong। तो यहाँ पर अगले दिन जब शिप में क्रैक की आवाज़ आने लगी थी, क्रीकिंग का मतलब एक आवाज़ आने लग जाती है कि हाँ जैसे मानो टूट रहा है। दूसरा, व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश होने लगी और फिर विंड्स बहुत तेज़ चलने लगी। तो स्टूडेंट्स बेसिकली जब
आसमान जो है, जो बादल है और काला होता गया। बेसिकली बादल बहुत करीब आने लगे थे, तो एकदम काले घनेरे बादल जो हैं, और समझ में आ रहा था कि पूरा आसमान जो काला हो रहा है और एकदम पहाड़ जैसे बादल लग रहे हैं और कभी भी बरस पड़ेंगे और बहुत ही ख़तरनाक मौसम होने वाला है। तो यहाँ पर इन्हें ये समझ में आ गया था। राइट स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड सेट ऑफ 5 की तरफ, और ध्यान रखें कि आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस का सही आंसर दिया है वो बताना मत भूलिएगा। राइट, क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट हैपेंड आफ्टर द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द डिजास्टर। जब ये पता चला था कि हाँ भाई डिजास्टर अब तो तबाही होने वाली है, तो फिर क्या हुआ था। ए, A wave appeared vertical and almost twice the height of other waves, यानी एक बहुत ही ऊंची, लंबी और बहुत ही खतरनाक एक लहर आई और वो लगभग पहले की जितनी भी वेव्स आई हैं उनसे लगभग दुगनी थी। दूसरी मतलब सेकंड पॉइंट, इट ब्रोक द शिप फ्रॉम इनसाइड, मतलब वो अंदर से जो है शिप टूटने लगा था, ये हुआ बाद में। थर्ड ऑप्शन है द शिप टर्न्ड अपसाइड डाउन, एकदम उलट गया। ठीक है, और डी है इट डिडंट अफेक्ट द शिप, शिप को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा क्योंकि वेव वॉकर हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, टच से मस भी नहीं हुआ। तो जो सही आंसर है स्टूडेंट्स वो हुआ था कि बहुत ही बड़ी और ऊंची वेव आई थी। पिछली जितनी भी वेव्स या लहरें आई थी इनसे दुगनी ऊंची और एकदम वर्टिकल, एकदम सीधी और बहुत ऊंची और बहुत बड़ी लहर वो थी, और ऐसा लग रहा था मानो ये वेव वाकई में इस शिप के 2 टुकड़े कर देगी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उसकी फटकार से शिप जो है आधा पलट गया। अपसाइड डाउन का मतलब होता है स्टूडेंट्स एकदम उलट जाना, मतलब बिल्कुल ही उलट जाना। राइट, लेकिन बिल्कुल नहीं उल्टा था, आधा पलट गया था कि अगर थोड़ा सा फोर्स और लग गया तो पलट ही जाएगा, कि अगर ऐसे है शिप तो यूं हो गया था, यूं नहीं हुआ था एकदम पलटा, यूं हुआ था और फिर सामने से एक और लहर आई तो उसकी वजह से फिर सीधा भी हो गया था बाद में। तो कहीं ना कहीं तकदीर अच्छी ही थी इन लोगों की कि सीधा हो गया। राइट, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द एक्सप्लोजन अफेक्ट द शिप। यानी ये जो एक्सप्लोजन हुआ था, जो वेव आई थी, इतना ज़बरदस्त एक फटकार सी लगी थी। राइट, तो और थपेड़े लगे थे पानी के, तो फिर उस शिप पर उसका क्या असर हुआ। अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप। टोरेंट मतलब लहर बेसिकली, कि पूरा ग्रीन, हरे और सफ़ेद रंग की। ग्रीन कलर क्यों था पानी का, ये पूरा पानी जो है इनकी शिप में हर तरफ हो गया था। ग्रीन कलर क्यों था, क्योंकि समंदर में बहुत काई भी होती है, कचरा भी होता है, थोड़ी पत्तियां वगैरह भी होती है गहरे समंदर में, तो इस वजह से काई के कारण, गंदगी के कारण ऐसा रंग उसका हो रखा था। नेक्स्ट इज द शिप स्टार्टेड सिंकिंग, जो शिप है वो डूबने लगा। नेक्स्ट इज द शिप टर्न्ड अपसाइड डाउन, अगेन शिप पूरा पलट गया, या फिर नन ऑफ द अबाउट, इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, अगेन डायरेक्ट फ्रॉम द टेक्स्ट, डायरेक्ट टेक्स्ट में से लिया हुआ है, चैप्टर में से लिया हुआ है। तो यहाँ यही हुआ था कि पूरा जो शिप है इतनी ऊंची और बड़ी लहर थी कि पूरे शिप में पानी भर गया था। डूबने नहीं लगा था शिप, लेकिन पानी भर गया था और रिस्क ज़रूर बढ़ गई थी डूबने की, लेकिन बचा लिया गया था। राइट, आगे बढ़ते हैं। Why did the author accept his approaching death? अब यहाँ जब ये पानी, इतनी बड़ी लहर जब आई थी ना और इतना खतरनाक पानी हो गया था, तो उसके अंदर ऑलमोस्ट डूब गया था हमारा ऑथर। और इस मोमेंट में क्या लगा था ऑथर को कि वो शायद अब मर ही रहा है। ऐसा क्यों लग रहा था, पायरेट्स हैड अटैक द शिप, पायरेट्स मतलब समुद्री लुटेरे, तो एक्चुअली समुद्री लुटेरों ने जो है हमला कर दिया था जहाज़ पे। बी, बिकॉज ही वॉज इंजर्ड बाय द एक्सप्लोजन, ये जो पानी की जो फटकार लगी है उसकी वजह से वो बहुत घायल हो गया था। सी, ही वॉज थ्रोन इन द सी, वो पानी में गिर गया था, समुंदर में गिर गया था। या ही वॉज स्टैब्ड, स्टैब का मतलब है कि जैसे खंजर घोंप देते हैं कहीं, तो यानी खंजर से मारा गया, इस तरीके की मार पड़ी थी उसको, इसलिए। तो सही आंसर ये है स्टूडेंट्स, ही वॉज थ्रोन इन द सी, समंदर में ऑलमोस्ट वो गिर गया था, लेकिन रेलिंग पकड़ के किसी तरह वापस वो आया, क्योंकि उसका फोर्स इतना था लहर का कि वो समंदर में गिर गया, और फिर रेलिंग जो होती है उसे पकड़ के उसके सहारे से वापस वो अंदर आया और किसी तरीके से व्हील तक पहुंचा था। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब ये ऐसा ही मौका था जहां उसको सोचो इतना खतरनाक मौसम हो रखा है, इतनी खतरनाक ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, और जो ये जहाज़ है वो एकदम आधा पलट गया है,
और जो ऑथर है, जो मेन सेलर है, वो भी पानी में, समंदर में गिर गया है। ऐसे तो समंदर कितना खतरनाक हो रखा है और ऊपर से उसमें गिर भी जाना, तो ये कितना खतरनाक नज़ारा होगा उस व्यक्ति के लिए। तो उसे तो ये लग रहा होगा कि मैं तो बस अब गया, अब थोड़ी बच पाऊंगा, मैं तो मर ही गया। लेकिन बच जाता है और किसी तरीके से हिम्मत नहीं छोड़ता, वापस शिप में आता है। नेक्स्ट इज व्हाट डिड द ऑथर सी व्हेन हिज हेड पॉप्ड आउट ऑफ वाटर। पानी में डूब गया था, पानी से जैसे ही बाहर निकला तो ऑथर ने क्या देखा? द शिप वॉज सिंकिंग, कि जो जहाज़ है डूब रहा है। द शिप वॉज नोवेयर टू बी सीन, के कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है, शिप गायब ही हो गया। गायब हो गया मतलब डूब ही चुका है ऑलरेडी, राइट। नेक्स्ट इज द शिप वॉज नियर कैप्साइजिंग, हर मास्ट्स ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, कि जो शिप है वो आधा उलट गया है और उसका जो मास्ट है वो आधा, वो एकदम हॉरिजॉन्टल है, कि जैसे शिप ऐसे होता है, ये मास्ट है, अब ये आप एकदम आधा, बिल्कुल दीपक की तरह लग रहा है ये, लेकिन हम इसको शिप मानकर चल रहे हैं, राइट। तो ये अगर आधा पलट जाए तो ये जो मास्ट है वो एकदम हॉरिजॉन्टल दिखेगा ना, इस तरीके से कुछ दिखेगा। तो ऐसा कुछ नज़ारा था, राइट, आधा पलट गया था। इट वॉज स्टिल स्टैंडिंग, अभी भी वैसे का वैसे ही था, जैसे छोड़ के वो गिर गया था ना पानी में, वैसे का वैसे ही अभी भी था। जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी स्टूडेंट्स, की आधा एकदम टेढ़ा हो गया था शिप, राइट। क्लियर है, अच्छे से समझ में आया? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है What happened to the author's body when he managed to reach the deck? यानी वो किसी तरीके से पानी से निकल के वापस जहाज़ में पहुंच जाता है, तब तक उसकी बॉडी का क्या हश्र हो चुका होता है, यानी क्या उसको कोई चोट लगती है, नहीं लगती, या ठीक रहता है, क्या होता है? पहला ऑप्शन है His head smashed again, फिर से उसके सर पर चोट आई। B. His left ribs cracked, mouth filled with blood and broken teeth, यानी उसकी जो लेफ्ट पसलियाँ हैं वो उनमें क्रैक आ गया था, मुंह खून से भरा हुआ था, दांत भी टूट गए थे। सी, ही ब्रोक हिज लेग, उसका पैर टूट गया था। या फिर डी, ही ब्रोक हिज लेफ्ट हैंड, उसका जो लेफ्ट हैंड है वो भी टूट गया था। तो स्टूडेंट्स कौन सा वाला सही ऑप्शन है? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि उसकी लेफ़्ट रिब्स जो थी उनमें क्रैक आ गया था, उसमें भी बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, मुंह में भी जो दांत है वो टूट गए थे, तो पूरा मुंह जो है वो खून से भर गया था, राइट। तो काफ़ी ज़ख्मी हो गया था। स्टूडेंट्स, हमने कवर कर लिए हैं हमारे फर्स्ट 15 क्वेश्चंस। आउट ऑफ दीज 15 क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस का आपने सही आंसर दिया है वो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए, और अभी और इसी वक्त इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अब हम बढ़ रहे हैं हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ 5 की तरफ। क्वेश्चन 16, हु सेड वी आर सिंकिंग? ये जो डायलॉग है वी आर सिंकिंग के हम डूब रहे हैं, ये किसने कहा था? हिज क्रूमैन, जो ऑथर है उसके जो क्रूमैन है लैरी एंड हर्ब, उन्होंने कहा था। या फिर मैरी, मतलब इनकी जो वाइफ है ऑथर की, उन्होंने कहा था। हिज डॉटर, इनकी बेटी ने कहा था। या हिज सन, बेटे ने कहा था। किसने कहा था? तो स्टूडेंट्स, एक्चुअली वी आर सिंकिंग ये घबराई हुई मैरी ने कहा था, मतलब इनकी वाइफ ने, ठीक है। तो मैरी ने कहा था वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं। क्लियर है? आपने भी यही ऑप्शन सेलेक्ट किया है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 इज व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द शिप? शिप की जो हालत थी वो उस समय क्या हो गई थी? A. Broken timbers, starboard side bulged inwards, clothes, crockery, charts, tins and toys sloshed, यानी जितने भी जो भी जहाज़ में अलग अलग जगह से जो है जो फट्टे निकल आना, बेसिकली टिम्बर का मतलब होता है कि जैसे लकड़ियों की जो प्लाइयाँ जो होती हैं वो उखड़ आई थी, एक तरफ का हिस्सा अंदर धंस गया था शिप का, और जितने भी खिलौने वगैरह थे, टिन के डब्बे थे, वो पानी में इधर से उधर तैर रहे थे, हर तरफ कचरे जैसा सारा काम हो रखा था। नेक्स्ट इज द पर्सनल बिलोंगिंग्स वर मिसिंग, उनकी जितनी भी पर्सनल चीज़ें थी, जो भी सामान वो लेकर आए थे, वो सब खो गया था। नेक्स्ट इज वाटर फिल्ड इन एवरी रूम एंड देयर क्लोथ्स वर मिसिंग, हर कमरे में, हर केबिन के अंदर जो है पानी भर गया था, एकदम ठसाठस सब जगह पानी आ गया था, राइट। और उनके जो कपड़े थे वो भी सारे बह गए थे, तो मिसिंग थे, मतलब चले गए थे कपड़े, तो कपड़े भी नहीं बचे उनके पास। नेक्स्ट इज कांट से, पता नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। वेल, बिल्कुल कहा जा सकता है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो शिप की हालत थी उसके बारे में बात हो रही है, कपड़ों का क्या हुआ ये नहीं। शिप की हालत ये थी कि अलग अलग जगह से जो प्लाइयाँ हैं वो
उखड़ आई थी, लकड़ियों की हालत अलग अलग जगह, छेद भी हो गए थे कई जगह तो शिप में। इसके अलावा एक तरफ का हिस्सा अंदर की ओर धंस गया था, कपड़े, क्रॉकरी, बर्तन, खिलौने, टिन के डब्बे सब इधर से उधर पानी में तैर रहे थे। स्लॉश्ड का मतलब ये होता है इधर से उधर पानी में, कभी इधर कभी उधर, हिचकोले खाना बेसिकली, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग है। आई होप स्टूडेंट्स ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट हैड हैपेंड टू सू व्हेन द ऑथर एंटर्ड देयर रूम टू चेक ऑन देम। यानी जब ऑथर अपने बच्चों को चेक करने के लिए भी आया था कि वो तो सही सलामत है ना, कहीं पानी में कोई नुकसान तो नहीं हुआ उन्हें, जब संभालने के लिए आया तो जो सू है यानी सुजैन, जिसे प्यार से सू कहा जाता है इस चैप्टर में, वो उसे क्या हुआ था बेसिकली, उसकी क्या हालत थी। हर हेड हर्ट एज देयर वाज अ बम्प, उसके सर पे चोट आई थी क्योंकि सूजन थी। बम्प का मतलब है हल्का सा उठाव आ जाता है, होता है ना कई बार सर पे माथे पे चोट लग जाती है तो एकदम लड्डू जैसा सा बन जाता है। तो एक्चुअली येस समटाइम्स इट्स फ़नी, लेकिन इस केस में फ़नी नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि इसे ज़्यादा चोट आई थी जो बाद में जाके कुछ माइनर ऑपरेशंस भी करवाने पड़े थे, मल्टीपल ऑपरेशंस कराने पड़े थे क्योंकि क्लॉटिंग हो गई थी, तो सूजन आ गई थी। नेक्स्ट इज शी वॉज अनकॉन्शियस, वो बेहोश मिली। थर्ड इज हर लेग्स हर्ट, उसके पैरों में चोट आ गई थी और तकलीफ हो रही थी उसे, या शी वॉज फाइन, वो बिल्कुल ठीक थी। ये इस समय की बात हो रही है जब वो उन्हें नीचे देखने आया था। तो चोट तो लगी थी स्टूडेंट्स, लेकिन कब लगी थी, जब वो उन्हें नीचे चेक करने के लिए आया था तभी, उसके बाद में या पहले लग चुकी थी, कब लग चुकी थी, तो अभी लगी थी जब वो देखने के लिए आया था। जब अपने बच्चों को संभालने के लिए आया तो जोनाथन तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन सू को काफ़ी चोट लगी हुई थी। राइट, क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द एज ऑफ सुजैन एंड जोनाथन, इनकी एज क्या है। 8 और 9 साल, 7 और 6 साल, 10 और 7 साल, या फिर 4 और 6 साल। जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन बी, 7 और 6 साल। जो सुजैन है वो बड़ी है, 7 साल की है, जो जोनाथन है वो 6 साल का है, छोटा है। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताऊँ स्टूडेंट्स, मान लीजिए अगर आपके पास एक ऑप्शन ऐसा भी होता जहाँ पे 6 and 7 years लिखा हुआ होता अगर, तो क्या आप इस और इस ऑप्शन के अंदर कंफ्यूज होते? जी नहीं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जिसका नाम पहले लिखा हुआ है उसी की डेट भी, जो एज है वो ही पहले लिखी जाएगी। तो सुजैन की एज है 7 years और जोनाथन की एज है 6 years। अगर नाम आगे पीछे कर देंगे, अगर मान लीजिए सुजैन की जगह जोनाथन, यानी अगर ये नाम इस तरह से लिखे होते जोनाथन एंड सुजैन, जोनाथन एंड सुजैन, अगर इस तरीके से नाम लिखे होते, उस केस में आप ये ई ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते थे। तो कभी बस ऐसा नहीं कि 6 देख लिया और 7 लिखा हुआ देख लिया हो गया सही आंसर, नहीं, ये चीज़ें भी गौर करने वाली होती हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। राइट, क्लियर है, समझ में आया, आगे बढ़ें। हाउ डिड द ऑथर मैनेज टू स्ट्रेच द कैनवास, कैनवास को खींचकर लगाने, वहाँ पर जितना भी जगह छेद हो गए थे बोट में, तो वो किस तरीके से मैनेज किया था कि किस तरीके से कैनवास वहाँ लगाएगा। बाय रिपेयरिंग द होल्स को रिपेयर करके, बाय आस्किंग क्रूमैन फॉर हेल्प, क्रूमैन जो है लैरी और हर्ब, उनसे हेल्प ली थी उसने। इट हैपेंड ऑन इट्स ओन, अपने आप ही वो कैनवास निकला और अपने आप ही जाके वहाँ चिपक गया, जादू। या फिर द प्रॉब्लम गॉट ओवर एज द स्टॉर्म हैड पास्ड, और चूंकि तूफान चला गया, ज़्यादा ऊंची लहरें अब नहीं रही, तो यानी प्रॉब्लम भी अपने आप ठीक हो गई। वेल, स्टॉर्म अगर नहीं भी रही, लेकिन छेद तो अभी भी है ना, समंदर में तो पानी अभी भी है ना, वो तो अंदर आ सकता है, अभी भी डूबने का खतरा तो है ही। तो ऑप्शन सी और डी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। नेक्स्ट ऑप्शन जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, उसने खुद उन होल्स को रिपेयर किया था, वो जो कैनवास है ले जा के खुद वहाँ पर हैमर भी लेकर गया था ना, हैमर और कील वगैरह उन सबसे उनको स्क्रूज वगैरह लेकर गया था, उससे वहाँ पर उनको फिक्स करा कैनवास को, ताकि जितना भी पानी है वो अंदर ना आ पाए, मतलब ये पानी का क्रॉसिंग ना हो, वरना शिप डूब जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है,
यहाँ पर हमारा फोर्थ सेट ऑफ 5 ख़त्म होता है। अब हम हमारे फिफ्थ सेट ऑफ 5 की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ स्टूडेंट्स आप बताना मत भूलिएगा कि आपने अभी तक कितने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सही आंसर किया है आउट ऑफ 20। ठीक है। What happened after the hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins? यानी जो हैंड पंप्स थे वो जितने भी डेब्री यानी जितना भी कचरा था या जितनी भी एल्गी मतलब जो काई थी वो जब आ गई थी शिप के अंदर, उस पानी में काफ़ी कचरा था जिनकी वजह से जो हैंड पंप्स थे वो ब्लॉक हो गए थे। तो ब्लॉक हो जाने के बाद क्या हुआ था, मतलब व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, क्या किया था ऑथर ने? द ऑथर कनेक्टेड एन इलेक्ट्रिक पंप टू एन आउट पाइप। एक इलेक्ट्रिक पंप को आउट पाइप के साथ जोड़ दिया। आउट पाइप कौन सा होता है? ऐसा पाइप जो शिप के बाहर मूव करता हुआ हो, यानी उससे सारा पानी शिप से बाहर चला जाए, ऐसा पाइप। नेक्स्ट इज बाय टेकिंग आउट वाटर विद द हेल्प ऑफ बकेट। बकेट का मतलब होता है बाल्टी। तो बाल्टी की मदद से ले लेके ऐसे भर भर के और बाहर शिप के बाहर पानी फेंका जा रहा है। नेक्स्ट इज बाय रिपेयरिंग हैंड पंप। इन हैंड पंप को ठीक कर दिया, भाई ब्लॉक हो गया था, कचरा फंस गया था, कचरा बाहर निकाल के फेंक दिया, हैंड पंप ठीक हो गए। या फिर लास्ट ऑप्शन, द ऑथर फाउंड अनदर हैंड पंप। दूसरे हैंड पंप को निकाल लिया। तो यहाँ स्टूडेंट्स बेसिकली ये हुआ था, जब हैंड पंप्स जो हैं वो ब्लॉक हो गए थे तो सबसे पहले जो है इलेक्ट्रिक पाइप को इलेक्ट्रिक पंप जो है उसको पहले इस्तेमाल किया गया था। हालांकि ये इलेक्ट्रिक पंप भी बाद में ख़राब हो गया था, कैसे? शॉर्ट सर्किट हो गया था। लेकिन पहले यही काम किया था कि इस इलेक्ट्रिक पंप को आउट पाइप के साथ जोड़ दिया गया था। राइट, क्लियर है? आगे बढ़ें। नेक्स्ट इज वेयर डिड दे डिसाइड टू रीच टू सेव देमसेल्व्स एंड द शिप। खुद को और शिप को बचाने के लिए क्या डिसाइड किया गया कि ये लोग कहाँ जाते हैं? क्योंकि पहले तो ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे ना, तो क्या ऑस्ट्रेलिया जाने का ही निर्णय पक्का रखते हैं या कुछ बदलाव लेकर आते हैं? फर्स्ट इज़ ऑस्ट्रेलिया कि भाई नहीं ऑस्ट्रेलिया ही चलते हैं, हमने जो सोच रखा है वही। अगर दिशा को चेंज करेंगे, डेस्टिनेशन चेंज करेंगे तो हो सकता है और नुकसान हो जाए, तो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं वहीं जाते हैं। बी आइल एम्स्टरडैम। आइल एम्स्टरडैम क्या है? दो आइलैंड्स है बेसिकली, तो वहाँ जाने का सोचा कि वो नज़दीक है। मुंबई जाने की सोची क्योंकि सदर्न इंडियन ओशन में है, तो इंडियन ओशन इंडिया के महाराष्ट्र जो है वहाँ पर मुंबई, वहाँ पर भी तो है ना किनारा, समंदर है, वहाँ जाने की सोची। या फिर चल तो जापान चलते हैं, जापान जाने की सोची। तो स्टूडेंट्स उन्होंने कहाँ जाने की सोची? आइल एम्स्टरडैम, क्योंकि वो नज़दीक थे, करीब थे और वहाँ पर पहुँचना थोड़ी बहुत संभावना लग रही थी। एकमात्र उम्मीद थी कि या तो कहीं नहीं पहुँचा जा सकता या केवल यही नज़दीक है जहाँ तक पहुँचना थोड़ा सा उम्मीद बन रही है, थोड़ी सी संभावना है। राइट स्टूडेंट्स, यहाँ तक अच्छे से क्लियर है, आपको समझ में आया? आगे बढ़ें। नेक्स्ट इज व्हाट वाज देयर फर्स्ट मील इन 2 days। 2 दिनों तक उन्होंने कुछ खाया ही नहीं था, पानी को बाहर फेंकने में लगे हुए थे शिप के कि कहीं ये जो पानी ऑलरेडी है उसमें उसकी वजह से डूब ना जाए ये शिप और हम सब मर ना जाए। 2 दिनों से लगातार खुद को बचाने की कोशिश में लगे हुए थे। तो उन्होंने क्या खाया था? मीट लोव्स खाए थे, ब्रेड एंड मिल्क खाया था, नूडल्स खाए थे या फिर कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स खाए थे। तो स्टूडेंट्स कहाँ इतना था कि उनको मीट लोव्स मिले या दूध ब्रेड ये सब मिल जाए, तो उन्होंने क्या खाया था? ऑप्शन डी, कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स। सिर्फ यही बचा हुआ था उनके पास और वही फिर उन्होंने खाया। बाकी सब तो खाना कभी कहीं इधर उधर सब वैसे ही तहस नहस हो रखा था, तो यही बचा हुआ खाया। Next is who said we aren't afraid of dying if we can all be together? You and mummy, Sue and I. ये वाला जो सेंटेंस जो है, जो कोर सेंटेंस है इस पूरे चैप्टर का, जो थीम भी कह सकते हैं या लेसन कह सकते हैं, बेसिकली दिस इज़ द लेसन कि अगर हम सब साथ हैं तो फिर मरने की तो क्या ही बात है। लेसन इन दिस लेसन, राइट? दिस इज़ द लेसन इन दिस लेसन। तो ये किसने कहा था ये डायलॉग? वैसे तो जब हम ये पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं समझना आसान हो जाता है, लेकिन फिर भी यू में और आई में इन केस कोई कन्फ्यूजन है भी तो अभी सॉर्ट आउट कर देते हैं। जॉन ने कहा था क्रूमैन टू ईच अदर, सुजैन ने कहा था या मॉम ने कहा था? वेल तो स्टूडेंट्स ये जिसने कहा था वो है हमारा ऑप्शन ए, जॉन। मतलब जोनैथन को प्यार से जॉन ही कह रहे हैं ना, तो जॉन इज़ द करेक्ट आंसर।
समझ में आया। उसने ही कहा था कि पापा अगर हम साथ में हैं तो हमें डरने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा साथ में होना ज़रूरी है। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स? आगे बढ़ें। नेक्स्ट इज व्हेन डिड दे रीच आइल एम्स्टरडैम? आइल एम्स्टरडैम वो कब पहुँचे थे? अराउंड 6 PM इन द इवनिंग, शाम में करीब 6 बजे। नेवर रीच देयर, वहाँ वो कभी पहुँच ही नहीं पाए थे। एट 11 इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह 11 बजे के करीब वो पहुँचे थे। या फिर दे डिसाइडेड टू टेक डिफरेंट रूट, उन्होंने सोचा कि क्योंकि उनके पास डिवाइसेस जो थे, जो रूट या अपनी पोजीशन आइडेंटिफाई करने के लिए जो डिवाइसेस होते हैं वो ख़राब हो रखे, जो उनके पास थे वो ख़राब थे और जो सही थे वो पानी में कहीं डूब चुके थे कहीं पे। तो यहाँ पर वो ये अंदाज़ा नहीं लगा पाए कि उन्हें किस तरफ जाना है, तो उन्होंने अपना रूट चेंज कर लिया। जो सही आंसर है स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन ए, अराउंड 6 PM इन द इवनिंग, शाम में करीब 6 बजे के करीब ये लोग वहाँ पहुँच गए थे। आया समझ में? क्लियर है? आगे बढ़ें। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ द शिप ऑन January 3? अब ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 26, हमारा 6th एंड लास्ट सेट ऑफ 5। आपको ये सेट ऑफ 5 ये 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो उसके बाद आपको बताना है कि आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस के आंसर्स आपने सही दिए हैं, राइट? ये जो क्वेश्चन है उसका है कि 3rd of January, 2nd of January की तो बहुत बड़ी वेव जो आई थी उसने हिट किया था, मौसम ख़राब होने लगा था। लेकिन जो 3rd of January है उस दिन क्या स्टेटस था, उस दिन शिप के क्या हालत थी? ऑप्शंस हैं, पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल, यानी जो अंडर कंट्रोल पम्प्स जो थे ना, यानी हैंड पम्प्स, इलेक्ट्रिक पम्प्स, उनकी वजह से जो पानी का जो लेवल था वो कंट्रोल में आ गया था। पानी का लेवल कहाँ? शिप के अंदर जो पानी भर गया था ना वो कंट्रोल में आ गया था। बी है कंडीशन वॉज गेटिंग वर्स, कंडीशन और ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही थी। सी दे वर स्टिल स्ट्रगलिंग टू कंट्रोल द पम्प्स, वो अभी भी पंप्स को कंट्रोल करने में, वो जो पानी फेंकने के लिए जो पंप्स थे, इलेक्ट्रिक पंप हो या हैंड पंप, उससे फेंकने के लिए अभी भी उससे स्ट्रगल ही कर रहे थे। दे वर स्टिल स्ट्रगलिंग, अब क्योंकि वो प्रॉपरली काम तो कर नहीं रहे थे तो अभी भी स्ट्रगल उनकी जारी थी। एवरीथिंग वॉज जस्ट राइट, सब कुछ एकदम सही था, कुछ नुकसान कुछ हुआ ही नहीं था। द करेक्ट आंसर इज स्टूडेंट्स, पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल, यानी वो जो पम्प्स की वजह से वो जो पानी, जितना भी पानी था ना वो कंट्रोल में रहा, क्योंकि हालांकि सिचुएशन जो है ख़राब हो रही थी। यस, वो पानी पम्प्स से भी स्ट्रगल भी कर रहे थे। यस, दिस इज़ अगेन करेक्ट कि पम्प से भी स्ट्रगल चल रही थी क्योंकि ख़राब हो रहे थे, सब है। लेकिन फिर भी इन पम्प्स की वजह से वाटर लेवल जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ गया था, अगर ऐसा नहीं होता तो वो डूब चुके होते। राइट स्टूडेंट्स, यहाँ तक अच्छे से समझ में आया? क्लियर है? आगे बढ़ें। नाउ दिस क्वेश्चन इज़ कि शिप को जो टेस्टिंग करी थी, शिप की भी जैसे मैंने बताया था ना ट्रेनिंग चल रही थी, और शिप का भी कितनी मजबूत है शिप, उसके लिए भी उसको भी परखने के लिए काफ़ी समय मैरी और जो 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन यानी हमारा जो ऑथर है या नरेटर कह सकते हैं, और सेलर भी है, कैप्टन ऑफ द शिप भी है, तो इन लोगों ने कितना समय उस पर स्पेंड किया था? मंथ्स, फ्यू डेज, कुछ दिन, महीने लगाए थे, कुछ दिन लगाए थे, 2 साल लगाए थे या कुछ हफ्ते लगाए थे? तो स्टूडेंट्स महीनों तक इस चीज़ की भी टेस्टिंग चल रही थी कि ये जो वेव वॉकर है या शिप है वो कितनी मुसीबत भरा जो मौसम है वो झेल सकता है। राइट, तो इस तरीके की टेस्टिंग भी चल रही थी, तो महीने लगाए थे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई होप यहाँ तक आपको एकदम क्लियर है स्टूडेंट्स, कहीं कोई डाउट नहीं आया है। हम हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि लास्ट क्वेश्चन के बाद आपको बताना है कि आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने सही आंसर्स आए हैं आपके। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, वेयर हैड दे रीच्ड ऑन द 25th ऑफ डिसम्बर, यानी क्रिसमस डे। ये 25th ऑफ डिसम्बर, ये तो चलो डेट तो है ही, हो सकता है एग्जाम में क्रिसमस डे लिखा हुआ आ जाए, सो वन एंड द सेम थिंग। और क्रिसमस डे स्टूडेंट्स कई बार इस तरह से भी लिखा हुआ होता है। राइट, क्रिसमस डे, ऑल्दो एग्जाम्स में इस तरह से नहीं आता, पूरा वर्ड ही लिखा होता है क्रिसमस, बट स्टिल इन केस ऐसे आ जाए, अगर एक भी 1% चांस भी, अगर पॉइंट्स में भी परसेंट चांसेस भी अगर है कि ऐसे आ जाए, तो अब आपको पता है।
राइट। सो इस दिन तक ये लोग कहाँ पहुँचे थे? 3500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन, केप टाउन की ईस्ट में, मतलब 3500 किलोमीटर्स का सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँचे थे। नेक्स्ट इज दे वर सफरिंग द वेव्स अवे फ्रॉम केप टाउन, यानी केप टाउन से अलग। दे वर सफरिंग द वेव्स, यानी जो लहरें हैं उनको झेल रहे थे केप टाउन से दूर। नेक्स्ट इज 25 किलोमीटर्स फ्रॉम केप टाउन, केप टाउन से 25 किलोमीटर, या फिर केप टाउन पहुँच गए थे। सो व्हाट्स द करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए, 35 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, यहाँ पर वो पहुँचे थे। राइट, क्लियर है स्टूडेंट्स? आया समझ में? कोई डाउट तो नहीं है ना? दिस इज अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर्स हैड स्मैश्ड इनटू द व्हील, यानी जब वो बहुत ऊंची बड़ी लहर आई थी जनवरी 2 को, तो उससे जो है हमारा जो नरेटर है, जो सेलर है, वो एकदम उछल के उसका जो सर है वो टकराया था। उसके बाद हुआ क्या? बहुत बुरी तरह हर्ट हो गया था वो, लेकिन फिर भी स्टेडी था। स्टेडी मतलब स्टेबल था, अभी भी कॉन्शियस था, सही था बिल्कुल। ही वॉज हर्ट बट स्टेडी। नेक्स्ट इज ही फ्लू ओवरबोर्ड सिंकिंग बिलो द वेव्स, यानी उछल के पानी में गिर गया था, समंदर में गिर गया था। नेक्स्ट इज ही वॉज नॉट हर्ट, ज़्यादा उसको कोई नुकसान या ज़्यादा उसको चोट नहीं लगी थी। ही गेन्ड कंट्रोल इमीडिएटली, उसने अचानक से कंट्रोल पा लिया खुद के ऊपर, उसका कंट्रोल बिल्कुल लूज़ नहीं हुआ। और जो सही आंसर है स्टूडेंट्स वो है ही फ्लू ओवरबोर्ड सिंकिंग बिलो द वेव्स। इतनी ज़ोर से, इतनी फोर्स से वो लहर आई थी कि उस पानी के फोर्स से वो उछल कर शिप से बाहर और लहरों में जाके गिर गया था। थोड़ी देर तक उसको बिल्कुल होश नहीं था, उसको इनफैक्ट ऐसा लगा कि वो डूब रहा है तो अब मर गया, मानो वो अलग ही शांति से उसको फील हुई थी कि अब नहीं बचूंगा मैं, अब तो मैं मर ही गया। तो वो स्टेडी भी नहीं था, कॉन्शियस आधा कॉन्शियस था, मतलब आधे होश में था। राइट स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है? समझ में आया? आगे बढ़ते हैं और ये हम आ गए हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन के बाद आपको बताना है आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने सही क्वेश्चंस को आंसर आपने किया है। राइट, एंड बी ऑनेस्ट। ये क्वेश्चन है व्हाट डज मे डे कॉल मीन। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन है। ज़रूरी नहीं कि एमसीक्यू के रूप में ही आए, ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के रूप में भी आ सकता है। राइट, अ कॉल, ए है कॉल मेड इन द मंथ ऑफ मे। भाई मे लिखा हुआ है ना, मे लिखा हुआ है तो मे के अंदर जो कॉल किया जाता है, और मे का दिन यानी मई महीने का जो दिन होता है, उस दिन जो फोन किया जाता है, कॉल किया जाता है, दैट इज मे डे कॉल। राइट, कितना सही लॉजिक तो लगाया है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रेस कॉल फॉर हेल्प, बहुत ही इमरजेंसी में या कोई एकदम गंभीर समस्या अचानक से आ जाए, उसमें जब फ़ोन लगाया जाता है उसे कहा जाता है। नेक्स्ट इज बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों ही सही आंसर हों कि भाई ऐसी कोई स्थिति आ जाए और इस महीने में आ जाए तो। राइट, एंड लास्ट है नन ऑफ दीज, के इसमें से कुछ भी नहीं। तो ऐसा तो नहीं है स्टूडेंट्स, जो सही आंसर है वो अनडाउटेडली ऑप्शन बी है, डिस्ट्रेस कॉल फॉर हेल्प। ये वाला बिल्कुल भी मत लिख देना, इतना कॉमन सेंस नहीं लगाना है हमको कि अच्छा मे है, डे है तो मे का दिन, कोई कॉल है तो कॉल लगा दिया। जी नहीं, कभी भी कोई एकदम इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो मे डे इज़ दैट वर्ड कि हम इमरजेंसी में पूरी गाथा तो नहीं बता सकते हैं ना, इतना समय ही नहीं होता है, क्विक रिस्पांस चाहिए तो मे डे कहते हैं। और सुनने वाला भी एकदम अलर्ट हो जाता है कि अच्छा मे डे तो हाथों हाथ रिस्पांस देता है, एक अलग रफ्तार के साथ। राइट, वो भी बहुत जल्दी रिस्पांस देता है। लेकिन उनके मे डे कॉल्स को क्या किसी ने रिस्पॉन्ड किया था? किसी ने भी नहीं, क्योंकि ये लोग धरती के समंदर के एक ऐसे कोने में थे आसपास भी जहाँ तक कोई परिंदा भी नहीं था, सिर्फ ऊंची ऊंची लहरें, घने काले काले बादल एकदम, और सामने समंदर ही समंदर। राइट स्टूडेंट्स, तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। और यहाँ होता है हमारा 6th सेट ऑफ 5 खत्म। लास्ट क्वेश्चन था ये, लास्ट एमसीक्यू था। आई होप आपने इसका सही आंसर दिया होगा, क्योंकि मे डे कॉल्स मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किए हुए हैं। अब आपने आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस का सही आंसर दिया है वो ज़रूर से ज़रूर बताइए। बिल्कुल भी बेईमानी नहीं करनी है, बी जेन्युइन, बी ऑनेस्ट, ठीक है।
आई होप किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट भी नहीं रहा होगा। अगर रहा भी है तो मैं एक्सप्लेन करती हुई जा रही थी, हो सकता है वो डाउट क्लियर हो गया हो। इन केस नहीं हुआ है, अभी भी डाउट रह गया है, तो आप मुझसे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, राइट। और यहाँ हमारा ये MCQs का वीडियो जो है स्टूडेंट्स एंड होता है। डाउट होने पर तो पूछ ही लेना है, उसके अलावा कैसी लगी ये वीडियो वो भी मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। कहीं कोई कॉन्सेप्ट क्लियर होने में भी अगर रह गया है तो मुझसे बिल्कुल पूछिए स्टूडेंट्स, मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी और इसी वक्त, सारे बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी बेनिफिट हो सके इस वीडियो का। और अगर अभी तक मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सभी के सभी कोर्सेज आपको मिल रहे हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए, और वो भी स्टूडेंट्स एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी इन कोर्सेज को पाने के लिए आपको कुछ भी मेहनत करने की यानी पे करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। मेहनत तो करनी पड़ेगी, पढ़ना तो पड़ेगा ही, राइट, लेकिन आपको कुछ पे करने की ज़रूरत उसके लिए नहीं है। इसके अलावा ई बुक्स और ई नोट्स अगर चाहिए तो उनके लिए जाना पड़ेगा कहाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यानी ये जो ई नोट्स हैं बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में आपके लिए अवेलेबल है, प्रैक्टिस सेट्स के साथ अवेलेबल है, लेकिन कैसे फॉर्मेट में कैसे आपको ये दिए हुए हैं, तो आप जैसे ही ये जो लिंक्स है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको इनकी पूरी जानकारी मिल जाएगी, क्लियरली एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। इसके बाद अगर आपको चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो मेक श्योर आप हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे। यहाँ पर चैनल से जुड़ी हुई सारी लेटेस्ट अपडेट्स मौजूद हैं, आपको ईजीली मिल जाएंगी। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिए सारी इन्फॉर्मेशन, और लास्ट में फिर से याद दिला दूँ, डाउट पूछना मत भूलिएगा। जितने भी क्वेश्चन को सही आंसर किया है वो लिखना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, और सबसे ज़रूरी बात अपना ध्यान रखना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। सो स्टूडेंट्स अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। बाय बाय एंड टेक केयर।